चलिए, नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज हम लोग ट्रांसिट पे एक सेशन पढ़ने वाले हैं। ट्रांसिट रूल्स क्या हैं। गोचर हिंदी में कहते हैं गोचर, और इंग्लिश में ट्रांसिट। अब जन्म जिस वक्त हो गया, जो प्लेनेटरी पोजीशन थी वो तो एक स्टैटिक पोजीशन है। जस्ट लाइक हम एक फोटो खींच लेते हैं तो जो एक नेगेटिव बनेगा वो जितनी बार भी डेवलप कराओ सेम रहेगा। ठीक है, हम उस प्लेनेटरी पोजीशन के डिविजनल चार्ट्स बनाते हैं, लेकिन जो प्लैनेट स्टैटिक पोजीशन में उस समय थे जन्म के वक्त, वो वहां स्टैटिक तो नहीं है, वो तो डायनेमिक है, वो तो मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जैसे हम सबको पता है कि शनि 30 साल में पूरा एक चक्र पूरा कर लेता है। नेटल शनि पे आपका ट्रांजिटिंग सैटर्न आ जाता है। मतलब जो मूवमेंट के बाद जो पोजीशन है, जन्म के बाद जो मूवमेंट हुआ, वो ट्रांजिट कहलाता है, गोचर कहलाता है। कई बार कहते हैं ना पंडित, गोचर खराब चल रहा है, यानी कि इस समय जो ग्रह जिस जिस राशि में बैठे हैं वो हो सकता है इतना अच्छा ना हो। जैसे कहते हैं तारा डूब गया है ना, तारा डूब जाता है तो बृहस्पति अस्त है, शुक्र अस्त है, तो विवाह नहीं होते हैं। और भी कई सारे गोचर के प्रिंसिपल है। साढ़े साथी एक गोचर है, ट्रांसिट है। साढ़े साथी से लोग डराते हैं। शनि का ढैया, शनि, कंटक शनि, अष्टम शनि, ये गोचर है सारे। तो गोचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉमिस कुंडली में है। योग आपने देख लिए, प्रॉमिस है कुंडली में कि व्यक्ति ये पढ़ाई करेगा, ये काम करेगा। उसके बाद दशा उसको उस समय में उसे वो प्रिडिक्शन, मतलब वो चीज होगी, है ना। जो दशा है वो बताएगी कि वो चीज कब होगी, जो उसका प्रॉमिस है कुंडली में, जो योग है वो फल कब देगा। लेकिन अब वो अगर दशा लास्ट में महादशा, अंतदशा, प्रत्यंतर दशा निकाल ली 3 लेवल तक, और वो 6 महीने की बन रही है। मान लो शादी कर ही लेते हैं, शादी होगी 6 महीने में, इन 6 महीने में शादी होनी है। लेकिन शादी तो एक ही दिन होनी है ना, 6 महीने तक तो शादी नहीं चलने वाली है। मतलब 6 महीने तक फेरे थोड़ी ना होने रोज। तो एक दिन तक, जिस दिन तक पहुंचना है हमें फाइनली, तो वो हम ट्रांसिट के रूल से निकालते हैं कि फाइनली कब आपका वो पर्टिकुलर इवेंट होगा। चाहे शादी हो, चाहे स्कूल कॉलेज में एडमिशन हो, चाहे नौकरी ज्वाइन करनी हो, एग्जैक्ट हमें उस दिन पहुंचने के लिए। एग्जैक्ट में भी ऐसा नहीं, कई बार ये भी होता है, जैसे बच्चे के लिए प्रिडिक्शन होती है, तो बच्चे का क्या होता है, बच्चे की डिलीवरी में हम 3 दिन तक पहुंच पाते हैं लास्ट में, कि ये 3 दिन में बच्चा पैदा हो जाएगा। तो वो ट्रांसिट से पहुंचे। अब उन 3 दिन में एक पहले दिन भी हो सकता है, दूसरे दिन भी हो सकता है, तीसरे दिन भी। तो वो ट्रांसिट बस हमें एक तरह से डिलीवरी बॉय का काम करता है। जैसे डिलीवरी बॉय होता है ना, कुरियर का बन पर्सन, आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया कुछ, है ना, एक किताब ऑर्डर करी, है ना, आपने कब करी वो दशा बता रही है, किस दिन करोगे ऑर्डर। लेकिन जब डिलीवरी होनी है, वो आपको डिलीवरी बॉय बुक लेके आएगा, है ना, या जो भी आपने पैकेट आपका है वो लेके आपको डिलीवर करेगा। वो ट्रांसिट वो काम करता है। ट्रांसिट क्या काम करता है कि वो आपको एज ए डिलीवरी बॉय, कुरियर बॉय काम करता है। अब मान लो वो कुरियर बॉय बहुत अच्छा है, सभ्य है, सोफिस्टिकेटेड है, वो आपको बड़े प्यार से लाके विद विद बड़ी संभाल के आपका पैकेट जो है। मान लो आपने कांच के ग्लासेस ऑर्डर करे। अब अगर वो जो जो ट्रांजिट बॉय है, मतलब जो डिलीवरी बॉय है, वो अगर वो मेलेफिक प्लेनेट है, तो वो क्या करेगा, वो पटक के जाएगा बट पैकेट। उसको कोई मतलब नहीं है कि आपका वो पैकेट में जो सामान है वो टूट जाए, गड़बड़ हो जाए। तो इसी तरह से ग्रह जो है ट्रांजिट में, जो खराब ग्रह बैठते हैं कुंडली में, मतलब जैसे कोई ग्रह नीच का बैठ गया, या छठे आठवें बारहवें में बैठ गया, या उनसे संबंध बना रहा है, या पीड़ित है, अस्त है, ऐसे ग्रह अपने ट्रांसिट में बड़े खराब तरीके से चीज देते हैं। चाहे आपका विवाह ही हो रहा है, चाहे आपका कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने मेहनत करी थी, आपका वो काम भी होना है, हो भी जाएगा, लेकिन वो बड़े मजे से, आसानी से नहीं हुआ, बहुत विघ्न आए उसे होने में। तो ये किसका रोल है, ये ट्रांसिट का रोल है। ट्रांसिट खराब था, इसीलिए वो काम तो होगा, लेकिन ट्रांसिट ने ठीक से आपको रिजल्ट नहीं दिया। मतलब डिलीवरी बॉय आपसे चिढ़ा हुआ है, या वो उसको कोई प्रॉब्लम है और वो आपसे दुखी है, आपको दुख देना चाहता है, इसीलिए वो आपको वो डिस्टॉर्ट करके दे रहा है वो चीज, वो इवेंट। लेकिन अगर ट्रांसिट में पोजीशन अच्छी है, ग्रह अच्छे बैठे हैं, मतलब अच्छी पोजीशन में ट्रांसिट के प्लैनेट आपको फेवर कर रहे हैं, तो वही चीज आपको बड़े प्यार से, सहूलियत से मिलेगी। कई बार हम देखते हैं चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। कई सालों से विवाह की बात चल रही थी, लेकिन विवाह नहीं पक्का हो रहा था। और जैसी ट्रांसिट अच्छा हुआ, गोचर और दशा तो लगी हुई थी, मतलब आपका जो प्रॉमिस था, और वो प्रॉमिस के बाद दशा भी लग गई, तो एक दिन अचानक ये हुआ कि बस फिर फिक्स हो गई शादी।
फाइनली विद इन 15 डेज शादी हो गई। तो ट्रांसिट ने एक्टिव कर दिया, यानी डिलीवरी बॉय का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपको वो प्रोडक्ट या वो पैकेट आपकी लाइफ का जो इवेंट है वो देने का। तो आज हम ट्रांसिट पे पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कैसे ट्रांसिट देखते हैं। ठीक है, आप प्रॉमिस देखोगे कुंडली में, दशा देखोगे और फिर फाइनली ट्रांसिट देखोगे, और इन तीनों चीजों को मिला के ही इवेंट होगा। प्रॉमिस, दशा, ट्रांसिट। प्रॉमिस, दशा, ट्रांसिट। प्रॉमिस, दशा, ट्रांसिट। इन तीनों चीजों को मिला के ही कोई भी इवेंट लाइफ में होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो डेफिनेशन है वो है, ट्रांसिट इज द लेटेस्ट प्लैनेटरी पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स at the time of getting the promises of different events of life as shown in birth chart. And transit doesn't give anything by its own, but only what is promised in your chart. ये जो सेकंड स्टेटमेंट मैंने बोली कि वो ट्रांसिट अपने आप कुछ नहीं देता, वो वही देता है जो आपकी कुंडली में लिखा है। मतलब जो कुंडली में योग है, जो आपके D1 चार्ट में, नवांश में, या जो भी डिविजनल चार्ट है जिसके द्वारा वो कंफर्म हो रहा है प्रॉमिस D1 का, वह चीज को देना ट्रांसिट का काम है। लेकिन ट्रांसिट खुद कुछ नहीं दे रहा। इसलिए जब पंडित, कुछ पंडित या कुछ ऐसे कर्मकांडी पंडित आपको डराते हैं कि अरे साढ़े साथी चल रही है, अरे ढैया चल रहा है इसीलिए नहीं होगा, अरे ऐसा नहीं है, ट्रांसिट का काम नहीं है, वो तो ट्रांसिट है। मतलब गोचर है, गोचर का ग्रह तो सिर्फ डिलीवरी बॉय है, वो आपको थोड़ा तंग करके जरूर दे सकता है, लेकिन चीज तो आपको मिलनी है। वो आपके कर्मों का फल, जो कि दशा आपको बता रही कब मिलना है, और आपका योग, जिस योग में आप पैदा हुए हो, वो आपका भाग्य है, प्रारब्ध है जो आप लेके आए हो। ठीक है, तो ट्रांसिट से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रांसिट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइनली वो चीज आपको कब मिलेगी वो ट्रांसिट बताएगा। जैसे आज ही मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट्स को बता रही थी कि मेरी मैरिज 9 दिसंबर 96 में हुई है, और मेरी शादी तो पक्की हो गई थी उससे 1.5 साल पहले ही, और दिसंबर 95 में शादी होनी थी। अगर सब चीजें ठीक रहती तो 1 साल पहले मेरा विवाह हुआ था, लेकिन विवाह हुआ 1 साल बाद। क्यों? क्योंकि ट्रांसिट ही नहीं था। दशा तो पूरे 2.5-3 साल की थी कि इसमें शादी हो सकती है, पक्की भी हो गई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अचानक मेरे फादर इन लॉ को ब्रेन हेमरेज हो गया, और ब्रेन हेमरेज के बाद उनकी 4 सर्जरीज हुई। अब जब घर में शादी की बात चल रही है, अचानक घर में फादर जो है, फादर इन लॉ, वो गिर गए और उनको ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज हो गया, सॉरी, ब्रेन हेमरेज में सर्जरी 4 4 हो रही है। तो पूरी फैमिली तो उधर लगी है ना, उनकी लाइफ और डेथ का सवाल हो गया। और फिर जब वो सर्जरी के बाद महीने भर बाद घर भी आए तो रिकवरी होने में समय लगेगा। इस समय विवाह कैसे होगा, है ना? तो इसीलिए पुत्र का विवाह तब नहीं हुआ, फाइनली साल भर लग गया फाइनल चीजें होते होते, और फिर नेक्स्ट ईयर दिसंबर 96 में विवाह हुआ। तो ये बताता है कि ट्रांसिट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कि शादी या कोई भी इवेंट लाइफ का, वो आपको मिलेगा जरूर, प्रॉमिस जो है कुंडली में, दशा भी बता रही है मिलना है, लेकिन वो फाइनली कब मिलना है वो आपको गोचर देख के पता लगाना। ठीक है, चाहे मैरिज हो चाहे एजुकेशन हो। लाइक एक और एग्जांपल कोट करती हूँ, एक स्टूडेंट जो 12th क्लास का था मेरे पास आया था अपनी मदर के साथ। उसको आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लेना था। ठीक है, मतलब वो कह रहा था मैं इंजीनियरिंग करूंगा तो आईआईटी से करूंगा, नहीं तो मुझे नहीं करनी। एंड ही वॉज ए टॉपर। ठीक है, बड़ा उसको जिद भी थी कि मैं तो कर लूंगा, आई कैन क्रैक आईआईटी। तो मैंने उसकी कुंडली देखी, प्रॉमिस दिखा, इंजीनियर बनेगा, वो पक्का बनेगा, लेकिन आईआईटी से बनना है ये उसके भाग्य में नहीं दिख रहा। जो उस समय जब वो मेरे पास आया तब जो उसकी दशा थी, गोचर था, वो ये बता रहा था कि ये एडमिशन तो इसका होगा, पहले तो प्रॉमिस क्यों उसका किसी बहुत टॉप क्लास के कॉलेज में नहीं हो रहा, किसी सेकेंड लेवल जो जिसे कहते हैं ना, जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, और साउथ में जा रहा है, नॉर्थ पे नहीं रह रहा, दिल्ली नहीं दिख रहा, साउथ का कोई कॉलेज दिख रहा है। अब साथ में थोड़ा सा गैप भी दिख रहा है कि हो सकता है वो रिपीट करे। तो मैंने उसको ये बताया, देखो, एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं ये बोल सकती हूँ कि इंजीनियरिंग तो आप करोगे, लेकिन आईआईटी मुझे नहीं दिख रहा, बट डोंट लूज होप, आप अपनी पढ़ाई करो, कोशिश करो। और अगले साल कहता, अगर इस साल नहीं हुआ तो मैं अगले साल ट्राई करूंगा। मैंने कहा बिल्कुल करो, लेकिन प्रॉमिस तो क्या दिख रहा है कि उसको रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से ही इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटी तो अगले साल भी नहीं हो रहा। तो ये प्रॉमिस हमें दिख रहा है, हमने उसे बता भी दिया। अब अगर वो चाहे तो इसी साल एडमिशन लेके अपना बीटेक कर ले 4 साल का, और नहीं तो अगले साल रिपीट करेगा तो 1 साल वेस्ट भी होगा, 5 साल में भी उसे वहीं से करना है इंजीनियरिंग जो उसको रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है।
और फाइनली यही हुआ, उसका उस साल आईआईटी नहीं हुआ। उसने फिर ट्राई भी करा, उसका एडमिशन किसी साउथ के भुवनेश्वर के कॉलेज में हो गया, और फाइनली उसको एक साल वेस्ट करके भी नेक्स्ट ईयर भी आईआईटी में नहीं हुआ। तो दिस इज व्हाट प्रॉमिस तो है। गोचर भी दिखा रहा है कि उसका एडमिशन भी हो रहा है, लेकिन वो सीट और पैसे, जो भी फीस जमा कराई पेरेंट ने, वो तो वेस्ट हो गया एक साल का, क्योंकि उसने उस सीट को ज्वाइन ही नहीं किया, है ना, नेक्स्ट ईयर ही उसका एडमिशन हुआ। तो ट्रांजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉमिस उससे पहले हमें जरूर कुंडली में देखना है, और दशा कब फाइनली उसको पढ़ाने के लिए ले जाएगी। मतलब अगर वो साउथ का दिख रहा है तो साउथ में जाएगा, घर उसका दिल्ली में है, लेकिन उसको साउथ ट्रेवल करना है, एजुकेशन के लिए जा रहा है, ठीक है। तो वो हमें कुंडली में दिखना चाहिए। और फाइनली किस दिन वो जाएगा वो हमें ट्रांजिट बताएगा, किस दिन ट्रेन पकड़ेगा, कब उसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इस तरह से हमें देखना ही पड़ेगा गोचर को। अब हमारे जो क्लासिक बुक्स हैं, ज्योतिष के 26 ग्रंथ हैं, जिसमें एक फेमस ग्रंथ है फल दीपिका। जो डिटेल में ट्रांजिट के बारे में बताया है वो फल दीपिका में बताया है, जिसको मंत्रेश्वर जी ने लिखा है। और वो बोलते हैं कि ट्रांजिट ऐसा है कि ट्रांजिट के बिना तो आपको प्रिडिक्शन करनी ही नहीं चाहिए, अगर आपको पता नहीं है इस समय ट्रांजिट की पोजीशन। एक अच्छा ज्योतिषी हमेशा जानता है कि कौन सा ग्रह है कहाँ बैठा है इस समय। ठीक है, आपको देखिए शनि का गोचर 2.5 साल एक राशि में रहता है, तो वो तो आपको पता ही होगा। जैसे अभी शनि का गोचर कुंभ में चल रहा है, 30 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कब वो प्रवेश हो रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़े प्लैनेट ऐसे हैं जो सबसे धीरे चलते हैं। इसके बाद एक एक साल का ट्रेवल जुपिटर करते हैं, एक एक साल एक राशि में रहते हैं, है ना। इस समय बृहस्पति वृषभ राशि में है, और मिथुन में जून में आ जाएंगे। तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि जो बड़े ग्रहों का गोचर होता है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपकी लाइफ को टर्न करने के लिए, कोई भी चीज जो बड़ी चीज होनी है। और साथ में मंत्रेश्वर जी ये भी कहते हैं कि अगर आप कुंडली में चंद्रमा को देखें, चंद्रमा की स्थिति से ट्रांजिट को देखना ही बेस्ट बताया गया है। अगर आपका लगन आपका शरीर है तो चंद्रमा आपका प्राण है, और चंद्रमा से क्यों माना गया ट्रांजिट देखना, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह है, सबसे नजदीक का ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल वो एंटिटी है कि वो हमें इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा करेगा। और मन का कारक माना गया चंद्रमा को हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष के शास्त्रों में। मन, थॉट्स, इमोशंस, रिलेशंस, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप जब तक मन में नहीं बनाओगे कि मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, आप पढ़ने बैठोगे नहीं। जब तक आप मन में नहीं ठानोगे कि मुझे तो रोज 2 घंटे सुबह सुबह 5 से 7 पढ़ना ही पढ़ना है, या शाम को रात को जब आपको समय मिलता है उसमें मेरे को पढ़ना है, तब आप उसको सीख पाओगे उस चीज को। या अगर आप मन में सोचो अरे पढ़ लेंगे कर लेंगे, यानी आपने मन में डिसाइड ही नहीं किया, तो आप नहीं पढ़ सकते फिर। इसी तरह कोई भी काम, अगर कोई व्यक्ति जिसके माँ बाप चाहते हैं कि उसकी शादी करी जाए, अगर उसने मन में डिसाइड ही नहीं करा है, मन यानी मून, अगर उसके मन ने मून ने डिसाइड ही नहीं किया फाइनली कि उसको मैरिज करनी है, तो वो जितने भी रिश्ते माँ बाप लेके आएंगे ना, चाहे वो जीवन साथी पे हो, चाहे वो और कोई मैट्रिमोनियल साइट हो, वो हर एक को रिजेक्ट ही करेगा। जितनी सुंदर से सुंदर, गुणी से गुणी, अच्छी से अच्छी लड़की उसको रिश्ता लाओ, वो नहीं करेगा जब तक वो फाइनली खुद डिसाइड नहीं करेगा। तो मून का पोजीशन, मून का रोल ना केवल आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है, मून लगन को भी इसीलिए इंपॉर्टेंट माना गया है। कोई भी प्रॉमिस कुंडली का जब हम देखते हैं, कोई भी इवेंट प्रिडिक्शन के लिए, तो हम मून लगन से भी उसको देखते हैं। इसीलिए 3 लगन महत्वपूर्ण माने गए। पहला आपका लगन जिसमें आप बॉर्न हुए हो, पूरब में जो भी राशि थी जन्म के वक्त, वो आपका लगना बनता है, असेंडेंट बनता है। दूसरा लगन होता है चंद्र लगन, चंद्रमा जितनी राशि में बैठे हैं उससे देखा जाता है ग्रह कहाँ बैठे हैं, गोचर में भी प्रॉमिस में भी, और ऑब्वियसली दशा तो हम देख ही रहे हैं। तीसरा सूर्य लगन, सूर्य कौन सी राशि में बैठे हैं। देखिए पाश्चात्य ज्योतिष में सूर्य को ही सन साइन से वो लोग प्रिडिक्शन वगैरह करते हैं, लेकिन हिंदू ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष जो है वो मून बेस्ड है, मून का नक्षत्र, मून की राशि। और इसीलिए जो राशिफल भविष्य लोग देखते हैं, वो मून जिस राशि में बैठा है उससे ही देखा जाता है। वैसे तो ये टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में
जो भी आता है या अखबार में, ये सब जो राशिफल भविष्य देखते हैं ये बिल्कुल बकवास है, फ्रॉड है। क्योंकि मून तो 12 राशियों में बैठेगा ही कहीं ना कहीं, और एक राशि में अगर दुनिया की 700 करोड़ आबादी है, तो 58-58 करोड़ लोग सेम तो नहीं सोचेंगे ना कि वो, मून तो माइंड ही है, सिर्फ समझा रहा है, सिखा रहा है, लेकिन सबकी अपना प्रॉमिस है, सबका सबका अपनी दशा है। इसीलिए आप अगर कुंडली दिखाने किसी गुणी ज्योतिषी के पास जाए, और वो देख के मून की पोजीशन आपके लगन में, आपके कुंडली से दशा से देख के, ट्रांसिट देख के बताएगा, तब जो वो प्रिडिक्शन करेगा आपकी उस दिन के लिए, डेली प्रिडिक्शन जो होती है, वो तब वो बिल्कुल सटीक बैठेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ ये टीवी और न्यूज़पेपर के 12 राशियों वाला राशिफल भविष्य देखते हो, तो वो मास फ्रॉड है, बिल्कुल बकवास है। इनफैक्ट उस पर तो, इन लोगों पर तो केस कर देना चाहिए, कोर्ट में, इन लोगों पर जो लोग इस तरह से भविष्यवाणियां देते हैं, क्योंकि ये बकवास है। इट इज ए जनरल जनरल प्रिडिक्शन, वो किसी का इंडिविजुअल भविष्य नहीं हो सकता। अब मून हॉरोस्कोप को हम लोग विंशोत्तरी दशा जो आपको कराई गई है, जो कि विंशोत्तरी दशा सबसे प्रख्यात दशा है प्रिडिक्शन टाइमिंग की करने की, कोई भी इवेंट कब आपकी लाइफ में होगा, उसके लिए विंशोत्तरी दशा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है पूरे भारत में और विश्व में भी। सबसे अच्छी दशा मानी गई है, सबसे अच्छे रिजल्ट भी दे देती है। कुछ लोग साउथ इंडियन जो हैं, या जो साउथ बेस्ड हैं, वो लोग जेमिनी ज्योतिष से भी प्रिडिक्शन करते हैं। जेमिनी में आपकी चर दशा आ जाती है, मंडूक दशा आ जाती है, कंडीशनल दशाएं हैं। और इसी तरह नॉर्थ में जो हिमाचल के लोग हैं, वो लोग योगिनी दशा से बहुत अच्छी प्रिडिक्शन करते हैं। तो हर स्टेट के अलग हो सकती है, लेकिन विंशोत्तरी दशा तो सभी लोग यूज करते हैं। और विंशोत्तरी दशा बेस किससे बनती है, उसका बेस ही मून है। मून जिस नक्षत्र में बैठा है, मून जिस राशि में बैठा है, वहीं से फिर शुरू होता है सारा आपके जीवन की महादशा का सीक्वेंस। ठीक है। और इसीलिए मून से जो हम ट्रांसिट देखेंगे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, सारे 9 ग्रहों में सबसे फास्ट चलने वाला। 2.25 दिन में एक राशि चंद्रमा कवर करते हैं, प्रतिदिन एक नक्षत्र में वो ट्रेवल करते हैं। 27 नक्षत्र है, 27 दिन का एक चंद्रमास बनता है। ठीक है। और चंद्रमा को सीड माना गया है, जो कि बाद में वृक्ष बनेगा, मतलब मन में जो विचार आता है। इसीलिए सोचने भी, सकारात्मक सोच को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया जीवन में। ये माना जाता है कि अगर आपके विचार अच्छे हों, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप पॉजिटिव सोचो तो सही, क्योंकि जब सोच आएगी तो एक बीज पड़ा, और बीज आ गया, तो फाइनली वो बीज अंकुरित होके एक छोटा सा पौधा बनेगा, और पौधे के बाद एक वृक्ष बनेगा। तो मून की स्ट्रेंथ कुंडली में हमें देखनी ही होगी। और मून को तो मान सागरी जो एक और ग्रंथ है, जैसे मैंने आपको बताया, एक फल दीपिका, वैसे मानसागरी भी एक बहुत फेमस ग्रंथ है ज्योतिष का। और वहां पे मून को प्राण बोला है, प्राण। जब असेंडेंट लगन को आपका शरीर बोला है, तो मून को प्राण का उपाधि दी गई है, लाइफ। यानी कि एक तरह से ब्रेन डेड जिसे कहते हैं ना, अगर ब्रेन डेड हो गया तो ब्रेन डेड, मतलब मून खत्म तो सब कुछ खत्म, बिकॉज इच्छा ही खत्म हो गई इंसान की। और ऑब्वियसली फिर वो सोचेगा ही नहीं, विचार शून्य हो गया। तो वो एक कोमा में जो व्यक्ति है ना, कोमा में है या बिल्कुल ब्रेन डेड है, वो ऑलमोस्ट डेड है। तो ये सब चीजें इसी से मून से हमें समझ में आती है। और मून का गोचर इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन होती है, जो हमारा प्रति वर्ष जो हम प्रिडिक्शन करते हैं कि देश में क्या होगा, या किसी भी देश के लिए हम दे सकते हैं, अपने भारत देश के लिए, अमेरिका के लिए, है ना, रशिया के लिए, कोई भी कंट्री का, अगर हमें उस साल का वर्ष फल देखना है, वर्ष का मतलब उस साल वो साल कैसा रहेगा, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, यानी चैत्र मास जो कि मार्च अप्रैल में आता है, उस महीने का जो शुक्ल पक्ष है, उसमें जैसी चंद्रमा की एंट्री होती है ना, तो वो नव वर्ष की कुंडली कहलाती है। तो चंद्रमा की के एंट्री से ये देखा जाता है, यानी जिस दिन वो उस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वाले दिन चंद्रमा की एंट्री होगी शुक्ल पक्ष में। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से ही हम तिथि देखते हैं। प्रतिपदा क्या है? पहली तिथि है अमावस के बाद की। शुक्ल पक्ष मतलब अमावस के बाद वाला जो 15 दिन का फोर्टनाइट होता है, शुक्ल वो पक्ष जो होता है वो। तो चंद्रमा की एंट्री से आपको पता चलेगा किस दिन उस दिन की जो कुंडली बनेगी।
ठीक है, उस समय का जो लगन आएगा और फिर जो प्लानिटरी पोजीशन बैठेगी वो हमारी साल भर की प्रिडिक्शंस को दिखाएगा। जैसे इस साल जो भारत की कुंडली है चैत शुक्ल प्रतिपदा की, और अब आने वाला 30 मार्च का जो बनेगा, 30 मार्च को अगले साल नया साल शुरू हो रहा है, हिंदू नववर्ष। उस दिन का ऐसा है कि उस दिन षड्ग्रही योग भी बन रहा है, षड्ग्रही योग ग्रहण भी है। तो वो काफी खराब ट्रांसिट आ रहा है। इनफैक्ट मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन नेक्स्ट ईयर का जो ट्रांसिट है वो इतना खराब है। वैसे तो इस साल में भी काफी सारे अग्नि से लोगों को नुकसान और एक्सीडेंट्स, इन सब का तो ऑलरेडी प्रिडिक्शन इस साल का है ही। लेकिन अगले साल का कम्युनल वायलेंस का भी योग बनता है। मतलब जो दंगे जैसे हुए थे 1946 में भारत की आजादी के वक्त, है ना, ऑलमोस्ट वैसी ही स्थिति बन रही है प्लानिटरी पोजीशन की। क्यों? क्योंकि जो उस समय चंद्रमा के गोचर, चंद्रमा भी तो मूव कर रहा है ना रोज, तो उस समय के गोचर से जो कुंडली बनती है वो बहुत नेगेटिव दिखा रही है। और इसके लिए हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि सभी लोग मिलके सामूहिक रूप से विश्व शांति के लिए अगर थोड़ा पाठ करें, भगवान का नाम ले, प्रेयर्स करें, तो काफी हद तक हमें रक्षा मिलेगी। तो चंद्रमा का गोचर से हम देखेंगे ट्रांसिट। अब बेसिक प्रिंसिपल आप समझो कि ट्रांसिट कैसे देखना है। आपको पता है कि कुछ ग्रहों को हमने बेनिफिक माना है, कुछ को हमने मेलेफिक माना है। वैसे तो हर ग्रह आपको नेगेटिव भी इवेंट दे सकता है ना। हर ग्रह ब्रह्मा विष्णु महेश बनता है, वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में उसकी लॉर्डशिप कैसी है। जुपिटर 8th लॉर्ड है आपकी कुंडली में, तो जुपिटर 8th लॉर्ड होके आपको 8th लॉर्ड के फल तो देगा ना, चाहे वो मोस्ट बेनिफिक प्लेनेट है। लेकिन नेचुरल बेनिफिक, एज ए नेचुरल बेनिफिक जुपिटर आपको अच्छी तरह से वो चीज दे सकता है, ठीक तरह से। मृत्यु तो सबको आनी ना एक दिन, लेकिन एक अच्छी, एक प्रॉपर मैनर में, एक जैसे आप चाहते हो कि आप विदा हो दुनिया से, वैसी मृत्यु हो तो ज्यादा अच्छा है। या इसके बाद एक ब्रूटल डेथ मिले, जैसे राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई, एक ब्रूटल डेथ, असैसिनेशन, सुसाइड बॉम्बर ने उनको उड़ा दिया, पूरे शरीर के चीथड़े हो गए, है ना। बॉडी को मतलब अगर क्रीमेशन के लिए ले जाएंगे तो इकट्ठा करके उसके पार्ट्स को लेके जाना पड़ा। कहने को वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे भारत के। तो दिस इज व्हाट, आपका ट्रांसिट कैसा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेनिफिक प्लैनेट्स और मेलेफिक प्लैनेट, बेनिफिक कौन कौन से हैं? जुपिटर, मरकरी, वीनस और अनअफ्लिक्टेड मून। और मेलेफिक कौन से हैं? सैटर्न, मार्स, राहु, केतु। इनके प्लैनेट्स की पोजीशन, जो जन्म के आपके प्लैनेटरी पोजीशन है, उधर से कहाँ ये बैठते हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि वो बेनिफिक ट्रांसिट है या मेलेफिक ट्रांसिट है। जब भी किसी पाप ग्रह के ऊपर पाप ग्रह ही आ जाता है, मान लो आपके जन्मकालीन शनि के ऊपर मंगल का गोचर हो रहा, या जन्मकालीन शनि के ऊपर शनि का ही गोचर है, मतलब शनि का ही ट्रांसिट आपके जन्मकालीन नेटल शनि, जिसे कहते हैं नेटल, जो जन्म के समय के प्लैनेट्स पोजीशन है उनको हम नेटल वर्ड यूज करते हैं, नेटल प्लैनेट। और जो अब पोजीशन है जिस दिन आप देख रहे हो वो कहलाएगा ट्रांसिट पोजीशन। तो जनरली मेलाफिक पे मेलाफिक का ट्रांसिट अच्छा नहीं माना गया। लेकिन अगर बेनिफिक का ट्रांसिट, बेनिफिक प्लेनेट का ट्रांसिट आपके मेलेफिक नेटल प्लेनेट पे हो रहा है, तो वो आपको थोड़ा रिलीफ दे सकता है, ठीक है, वो थोड़ा अच्छा करेगा। लेकिन हाँ, जो दशा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि रिजल्ट तो आपको प्रॉमिस और दशा ही दे रही है। ट्रांसिट तो एक डिलीवरी बॉय है ना। ट्रांसिट तो डिलीवरी बॉय है, वो किस तरह से देना है ये दिखा रहा है कि वो स्मूथ होगा या हिंड्रेंस के साथ होगी चीज। कई बार हम लोगों ने देखा है, कई व्यक्ति समाज में देखा है जिनके बच्चों की शादी फिक्स हो गई, बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़े जज की बेटी है, लेकिन शादी के वक्त बड़ी दिक्कतें आ रही है ना। सारे अरेंजमेंट हो रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा किया जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। कभी आग लग जाती है पंडाल में, कभी किसी को कभी गोली चल गई तो कुछ इश्यू हो गया, किसी कभी एक्सीडेंट हो गया किसी का। ये दिखा रहा है कि मेलेफिक प्लैनेट का ट्रांसिट उस समय उसके नेटल 7th लॉर्ड या जो भी महादशा अंतरदशा लॉर्ड है उनके ऊपर चल रहा है। इसीलिए गोचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोचर से ही हम मुहूर्त निकालते हैं, शादी का मुहूर्त क्यों निकाला जाता है मुहूर्त? क्योंकि माँ बाप या भाई, जो भी व्यक्ति जिसकी शादी होनी है लाइफ में, कहा जाता है शादी तो एक ही बार होती है, इट्स ए बिग इवेंट ऑफ योर लाइफ। अगर वो भी चीज आपने समय भी, जीवन का एक साथी चुना आपने, अब उसके साथ जिंदगी बितानी है, पैसा भी खर्च रहे हो, समय भी लगा रहे हो, जिंदगी दांव पे लग रही है, और अब आपका अगर वो चीज, वो इवेंट ठीक से ना हो,
है ना, प्रॉब्लम्स आने लगे, दुखी हो जाओ आप, तो फिर वो जो कहते हैं ना फाउंडेशन ही खराब हो गई, फिर वो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी नहीं बैठती। तो इसीलिए गोचर देखा जाता है, इसीलिए देखा जाता है कि क्या व्यक्ति उस दिन सब कुछ ठीक ठाक होगा, मुहूर्त निकलवाते हैं इसीलिए। ना केवल शादी का, शादी तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि भारत में अगर 100 करोड़ हिंदू हैं, तो 50 करोड़ हिंदू ज्योतिष पे बिलीव करते हैं कम से कम। और 50 करोड़ में से कम 25-30 करोड़ तो जाते हैं विवाह के लिए पंडित से मुहूर्त लेने। कुछ लोग हो सकते हैं वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भी शादी करते हो, लेकिन इतने लोग भी अगर जाते हैं तो वो इसीलिए इस विश्वास के साथ जाते हैं कि उस दिन का गोचर जो होगा वो उस लड़के के लिए जिसकी शादी हो रही है, दूल्हा, और लड़की जो दुल्हन है उनके लिए अच्छा हो, उनके परिवार के लिए अच्छा हो, विवाह लंबा चले, विवाह पे डाइवोर्स ना हो, विवाह अच्छे से हो जाए, है ना। बाकी वो तो प्रॉमिस है उनकी कुंडली में कि अगर डाइवोर्स का ही होगा तो डाइवोर्स तो होगा, लेकिन उस समय का वो इवेंट ठीक हो जाए। आप लोगों ने शायद कभी न्यूज में भी देखा होगा, कई शायद ऐसा दिखा बता न्यूज आती है कि शादी के लिए वो बस वापस लौट रही थी और खाई में गिर गई। सुना है आप लोगों ने ऐसा? हाँ जी मैम, मेरे है ना, या एक शादी फ्रेंड हुई। है। हाँ, हाँ, उस वो बता रहा था कि उसका कैटर्स का काम है, तो उसने जैसे ही शादी की बुकिंग वुकिंग सब ले ली और उसके पास फोन आया कि कल खाई में बस गिर गई और लोग ना काफी एक्सपायर हो गए, तो शादी कैंसिल हो गई। दिस इज व्हाट, कई बार ये क्यों, क्योंकि वो भी गोचर बहुत खराब है। देखो, एक तो डेथ ही हो गई या प्रॉब्लम हो गई, तो फिर तो उसकी डेथ का ही होगा। और इसीलिए मांगलिक नॉन मांगलिक मैचिंग इसलिए करी जाती है कि जो व्यक्ति जुड़ रहा है आपके साथ, क्या पता उसके ग्रह कैसे हैं, क्या पता वो आपके लिए नेगेटिव हो गया तो फिर उसकी जान को खतरा है या आपकी जान को खतरा, है ना। और चलो दोनों का प्रॉमिस ठीक है, दोनों की कुंडली में लंबी आयु है और सब है, लेकिन एक्सीडेंट बन रहा है क्योंकि गोचर बहुत खराब है। इसीलिए मुहूर्त निकलवाया जाता है, एक शुभ मुहूर्त में शादी करी जाती है। चंद्रमा की स्थिति वहां भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि मन में ही अगर दुख आ गया, डिप्रेशन आ गया, मन ही नहीं लग रहा, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो फिर मजा नहीं आएगा ना। पैसा भी लगाओगे, समय भी लगाओगे, दुखी दुखी होकर शादी कर रहे हो, फिर वो मजा ही नहीं है, फिर तो वो संबंध भी एक वीक फाउंडेशन पे बनेगा। घर में कला हो रही है, उस दिन झगड़े हो रहे हैं, तो ये गोचर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसीलिए। और अब ये तो सिर्फ मैंने एक मैचिंग मुहूर्त बताया, वो भी विवाह के लिए। अब मुहूर्त कई तरह के मुहूर्त हैं, जैसे अभी 2 दिन पहले मैंने एक एस्ट्रोलॉजर मेरे फ्रेंड है, उनकी बेटी के लिए मुहूर्त निकाला शादी का, अगले साल का। और एक और है ज्योतिषी, जिनकी पोती के लिए मैंने उनके अन्नप्राशन का मुहूर्त निकाल के दिया। अन्नप्राशन यानी बच्चे को अन्न जब पहली बार खिलाया जाएगा, है ना। हिंदुओं में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें अन्नप्राशन भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है, विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है, अंतिम संस्कार अलग महत्वपूर्ण है। इनके लिए भी थोड़ा गोचर देखा जाता है, क्योंकि आपने शायद पंचक भी सुना होगा। पंचक सुना आपने? पंचक, नहीं मैम। पंचक क्या होता है, अगर पंचकों में मृत्यु होती है, पंचक भी एक स्थिति है ग्रहों की, बेसिकली मकर मैम राशि से। पंचक होता है ना जिसमें कोई एक्सपायर हो जाता है, तो वो 5 लोग जाते हैं पीछे पीछे साथ में उसके, यही तो दिस होता है। इज व्हाट, अगर मकर से मीन तक के बीच में, वो पर्टिकुलर डिग्री से मैं बता दूंगी, पंचक पंचक माना जाता है। चंद्रमा का गोचर जब मकर राशि से मीन राशि तक में होता है, तो उसमें पंचक माना गया। अब उस समय में अगर किसी की मृत्यु हो जाए उन दिनों में, तो इसका मतलब अब 5 मृत्यु होंगी, कम से कम 5। इसीलिए उस समय फिर उसको देख के फिर अग्निदाह करा जाता है कि भाई, या तो अगर पंचक में मृत्यु हुई है किसी की, तो फिर पुतले बनाए जाएंगे और 4 साथ में करे जाएंगे, ताकि अब और किसी की मृत्यु ना हो। लेकिन जो लोग इस समय गोचर नहीं देखते, कई लोग नहीं मानते ना ज्योतिष, वहां पे वो लोग नहीं मानते, और मैंने ऐसा देखा है विद इन 1 मंथ 3 डेथ, 4 डेथ हो गई घर में, विद इन 1 मंथ। मैम ये अच्छा मैम, याद आया, इनके ब्रदर है जो हाथ देखते हैं, तो इनकी ननिहाल में ना वो एक एक्सपायर हुए थे। तो उन्होंने बोला कि अब भैया ने किसी को कुछ बोला नहीं, लेकिन जब बाद में उनको जब उनका वो हो गया था दाह संस्कार, तो बोलते हैं अब देखना 1 साल के अंदर 5 डेथ होंगी, मतलब चार, एक तो वो हो ही गई और 4 डेथ और हुई।
तो ये भी एक गोचर है तीसरा के बाद। इंपॉर्टेंट, विच इज फॉर डेथ देखा जाता है। और इसके साथ ये तो चलो डेथ का बात मैंने आपसे करी, विवाह की बात करी, अन्नप्राशन की बात की, बच्चे को खिलाना है भाई, जिंदगी भर उसने अब भोजन करना है, खाना है, कल को उसको हेल्थ इश्यूज ना हो, प्रॉब्लम ना हो, एक अच्छे शुभ मुहूर्त में करेगा तो वैसे ही उसकी ईटिंग हैबिट डेवलप होंगी। इसके साथ शिक्षा संस्कार है ना। शिक्षा की शुरुआत करने से पहले भी पुराने समय में बच्चे का उस दिन दिन देखा जाता था, किस दिन से उसको शिक्षा की आरंभ किया जाएगा। गोचर, कि उस दिन सब अच्छा अच्छा हो, बच्चे के मन भी लगे और सबको अच्छा लगे और फाइनली वो अच्छे से पढ़ाई करे। अब तो भारत में भी अब कम होता जा रहा है, लोग नहीं कर रहे सारे संस्कार, लेकिन 16 संस्कार, षोडश संस्कार, मिस्टर R M बली पांडे जी की एक संस्कार, षोडश संस्कार पे बुक है। वो आप पढ़िए, नेट सर्च कर लेना। वो बुक बहुत अच्छी बुक है, और उसमें डिटेल में इन सब संस्कारों के बारे में लिखा है। ठीक है। और इवन 3 संस्कार तो पहले ही होते हैं, गर्भाधान संस्कार भी होता है, पुनर्सवरण संस्कार होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए किया जाता है ना, गर्भ से पहले, गर्भ धारण करने से पहले, फिर गर्भ हो गया तो उसमें एक संस्कार है ना। तो 16 संस्कार है टोटल, और वो बहुत रेलिवेंट है अगर आप करें। इवन यज्ञोपति, जो बच्चे का लड़कों के लिए जो उनको जनेऊ पहनाया जाता है, उसका एक संस्कार माना गया है। क्योंकि वो जनेऊ आपकी रक्षा करेगा फिर, जो क्योंकि उसे अभिमंत्रित कर दिया जाता है। बहुत सारे उसके रूल्स हैं, आजकल लोग ज्यादा, बिकॉज मैं ये नहीं कह रही कि आप क्योंकि क्या हुआ है कि क्यों इसमें विश्वास नहीं, देखा जाए तो ये सारे साइंटिफिक हैं संस्कार भी, लेकिन कुछ पंडितों ने, कुछ कर्मकांडी पंडितों ने क्या किया, इस चीज को डिस्टॉर्ट कर दिया इतना ज्यादा कि लोगों को अब चिढ़ होने लगी उन चीजों से, कि ये ज्यादा ही वो करके उसको लाखों का खर्चा बना दिया। तो दिस इज व्हाट फाइनली लोगों ने कहा, हमें कराना ही नहीं। लेकिन सिंपल मैनर में अगर आप उन छोटे संस्कारों को फॉलो करो तो लाइफ विल बी बेटर। और वो कैसे निकलेंगे संस्कार का वो दिन मुहूर्त, वो सब आपको गोचर सिखाएगा। तो हमने आज बात करी है ट्रांसिट पे, और ट्रांसिट में हमें शुभ ग्रहों का ट्रांसिट अगर अशुभ ग्रहों पर या पाप ग्रहों पर हो तो थोड़ी चीजें बेटर होंगी, लेकिन अशुभ पे अशुभ का गोचर, यानी मेलेफिक पे मेलेफिक, चाहे वो मेलेफिक ट्रांसिटिंग सैटर्न हो ऑन नेटल सैटर्न, यानी कि 30 साल की पोजीशन, 30 साल पे शनि वापस अपनी नेटल पोजीशन पे आ जाते हैं, वो हो, या फिर मंगल पे शनि का गोचर हो, या इवन सूर्य पे, आपके जन्मकालीन सूर्य पे जब शनि का गोचर होता है, ये पीरियड होता है आपकी लाइफ में क्राइसिस इन करियर। बहुत सारी कुंडलियां हम लोगों ने अपसेट्स इन करियर करके एक रिसर्च करी थी, राव सर हमारे गुरुजी श्री के.एन. राव जी के अंतर्गत 3-4 साल हमने उस पर रिसर्च किया उस टॉपिक पे। तो उसमें हमने देखा इतनी कुंडलियों पे कि जिस जिसका ये गोचर लगा, और अगर दशा भी है खराब, तो व्यक्ति की नौकरी चली गई, रिसेशन में जितनी लोगों की जॉब जाती ना, इन सबके ट्रांसिट में सूर्य जो है, जो आपको बेसिकली सूर्य तो हेल्थ भी देगा, पिता का भी दिखाएगा, लेकिन करियर के लिए भी इट इज इम्पोर्टेंट अगर ये संबंध 10वें घर में आ रहा है, जो 10th हाउस आपका प्रोफेशन है। ट्रांसिटिंग सैटर्न नहीं, चाहे 8th हाउस से देखा हो नेटल सैटर्न सन को, या 10th हाउस पे ही सैटर्न का गोचर हो रहा जो कि 10th हाउस में सन बैठा है, या सन आपका 4th हाउस में है नेटल, और आपका ट्रांसिटिंग सैटर्न 10th हाउस में, 10th हाउस से आपके 4th हाउस को देख रहा, तो ये सब ट्रांसिट बड़े खराब हो जाते हैं, आपकी नौकरी जा सकती है, बॉस से झगड़ा हो सकता है, इनफैक्ट आपकी अपनी हेल्थ भी खराब होगी, पिताजी के लिए भी प्रॉब्लम है, लेकिन अपसेट इन करियर के लिए तो ये बहुत ही खराब हम लोगों ने रिसर्च में देखा था। तो गोचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में गोचर में प्लैनेट कहाँ बैठे हैं ये आपको हमेशा देखना पड़ेगा प्रिडिक्शन करने से पहले। अब बात कर लेते हैं कि कैसे कौन कौन से घर, अभी एक तो मैंने आपको सिर्फ मोटा मोटा शनि बृहस्पति ऐसे बताया, लेकिन और ग्रहों के भी तो गोचर हैं, तभी ग्रह मूव कर मैम रहे हैं। गोचर, मैम गोचर बनाना भी आना चाहिए ना, बनाना भी आना बिल्कुल, चाहिए ना। आप ये यही बता रही हूँ मैं आपको मेथड कैसे बनाना है, कि कैसे आपने बनता है? जैसे आपका लगन, जो भी लगन है, वही लगन, उसी राशि का लगन आप रखो उस दिन के गोचर पे। मान लो आपका अगर मेष लगन है, तो आप उस दिन की पोजीशन ग्रहों की ले लो विद मेष लगन, कीप द ट्रांसिट हॉरोस्कोप लगना सेम एज दैट ऑफ द हॉरोस्कोप लगना, ये आपका रूल है। और अब आप देखो कौन से प्लैनेट किधर किस किस घर पे गोचर कर रहे हैं। ठीक है।
और मंत्रेश्वर जी ने तो कहा कि आप सभी घरों को लगन बना सकते हैं। जैसे सपोज महादशा चल रही है जिसकी, उस घर को लगन बना के भी आप गोचर देख सकते हो, है ना, दशा देख सकते हो। और विवाह संबंधित है तो सेवंथ हाउस को लगन बना लो। लेकिन ट्रांसिट का बेसिक जो गोचर देखते हैं वो आप लगन वही बनाओ जो आपका नेटल लगन है, जन्म कुंडली के लगन को। और फिर दूसरा